हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट लीडर, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9। सो लेट अस स्टार्ट। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने अपने चैनल पे प्रोवाइड करा है। इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम देयर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने पिन कर दी है, यू कैन गो एंड चेक देयर। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि circumstances मतलब वो कौन सी स्थितियां हैं जिन्होंने आउटब्रेक यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बनी। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन कौन कौन से कारणों के कारण चालू हुआ था फ्रांस में। सो लेट अस सी द आंसर नाउ। द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस लेड टू द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे अपन सोशल इनइक्वालिटी के बारे में। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 estates। The first estate is clergy, the second estate is nobility and enjoyed privileges, while the third estate peasants and workers and middle class paid heavy taxes। सबसे पहले क्वेश्चन में जब पूछा गया है कि कौन कौन से कारण थे, सबसे पहला कारण हमने पढ़ा ही यही था कि सोशल इनइक्वालिटी थी। मतलब सोशल यानी कि सामाजिक तौर पे भेदभाव हो रहा था फ्रांस की सोसाइटी में ड्यूरिंग दोज डेज। वहाँ पे लोग 3 ग्रुप में बटे हुए थे, उसको कहते थे एस्टेट्स। और सबसे पहले एस्टेट में आते थे क्लर्जी, दूसरे में आते थे नोबिलिटी, तीसरे में आते थे लोकल लोग यानी कि पेजेंट्स, वर्कर्स, लॉयर्स, आर्टिसंस। ठीक है, 2 लोगों को प्रिविलेज मिलती थी यानी कि फायदा मिलता था बाय बर्थ, और 1 लोग यानी कि बस थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो क्या करते थे, भारी भारी टैक्सेस पे करते थे। नाउ लेट अस सी द सेकेंड रीजन। ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन है इकोनॉमिकल क्राइसिस। इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी कि पैसों की तंगी। फ्रांस वाज फेसिंग अ फाइनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू वॉर्स एंड एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग बाय द मोनार्की, हैवी टैक्सेशन। सो सेकेंड नंबर पे आता है इकोनॉमिकल क्राइसिस। इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी कि आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी फ्रांस के 18th सेंचुरी में आई थी, क्योंकि उस टाइम के जो मोनार्की थे यानी कि जो राजा का राजपाट था वो वॉर्स में बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहा था, जिसके कारण लोन हो गया था। और दूसरा कारण है एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग बाय द मोनार्की, यानी कि वो अपने कोर्ट्स को, वर्सेलिस के पैलेस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करते थे, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते थे, जिसके कारण आर्थिक तंगी आई थी और लोगों को टैक्स देने पे मजबूर किया जा रहा था। थर्ड पॉइंट इज अबाउट टैक्स इटसेल्फ कि थर्ड नंबर पे है हैवी टैक्सेस। द बर्डन ऑफ टैक्सेस फेल मेनली ऑन द थर्ड एस्टेट causing widespread dissatisfaction। मतलब जो टैक्स का जितना भी बर्डन था, हैवी टैक्स का जितना भी बर्डन था, वो किसके ऊपर था, थर्ड एस्टेट के लोगों के ऊपर यानी कि कॉमनर्स के ऊपर। किसके ऊपर, कॉमनर्स, कॉमनर्स यानी कि कॉमन पीपल ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द ओल्ड रेजिम। उन लोगों के ऊपर सारा का सारा बर्डन था और उन लोगों को सारे के सारे टैक्सेस भरने का पड़ते थे, जिसके कारण डिससेटिस्फैक्शन था, यानी कि लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और सहमत नहीं थे। नेक्स्ट रीजन इज द फोर्थ रीजन, दैट इज राइज इन फूड प्राइसेस। मतलब पैसों के प्राइस बढ़ जाना। क्यों पैसों के प्राइसेस बढ़े थे बच्चों? क्योंकि वहाँ पे पहले से आर्थिक तंगी थी, पॉपुलेशन बढ़ चुकी थी, लेकिन प्रोडक्शन डिड नॉट मैच द पेस ऑफ द पॉपुलेशन, जिसके कारण डिमांड बढ़ती गई, लेकिन जो प्रोडक्शन है उतना नहीं बढ़ा और लोगों को उतना प्रोवाइड नहीं करा गया, जिसके कारण जो चीज़ कम होती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। सो राइज इन फूड प्राइसेस, बैड हार्वेस्ट लेड टू द शॉर्टेज ऑफ गुड फूड ग्रेन्स, ब्रेड प्राइसेस इंक्रीज शार्पली एंड पुअर पीपल सफर्ड ग्रेटली। तो मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली किसका प्राइस बढ़ा था बच्चों? ब्रेड का। क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में जो हमारी रोटी है वो, या फिर हम कह सकते हैं चावल है, वो स्टेपल डाइट है ऑफ आवर कंट्री, वैसे ही उनकी कंट्री में जो ब्रेड है वो स्टेपल डाइट थी। कॉमन पीपल वुड लव टू ईट दैट, लेकिन लोग वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, जो एक कारण बना किसका? फ्रेंच रेवोल्यूशन का। इन्फ्लुएंस ऑफ एनलाइटमेंट आइडियाज, मतलब उन आइडियाज के प्रभाव जो लोगों की आंखें खोल रहे थे, मतलब भेदभाव को जान रहे थे, सारी डिस्क्रिमिनेशन पहचान रहे थे और अपने राइट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो फिलोसोफर्स लाइक जीन जैक रोसो, जॉन लॉक एंड मोंटेस्क्यू स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। मतलब ये 3 ही नहीं बच्चों, इसके साथ साथ और भी लोग थे जो अपनी बुक्स लिखा करते थे, नॉवेल्स लिखा करते थे और लोगों को अवेयर कराते थे कि हमारे देश को ज़रूरत है किसकी? लिबर्टी की, इक्वालिटी की और डेमोक्रेसी की। ये सारे पॉलिटिकल टर्म्स को लोगों से इंट्रोड्यूस करते थे, जिसके कारण लोग इनकी बात मान के फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरह आकर्षित हुए।
द लास्ट पॉइंट इज वीक लीडरशिप ऑफ लुई द 16। तो जो लुई द 16 थे वो नए नए राजा बने थे एट द एज ऑफ 20 विथ एन एम्प्टी ट्रेजर, जिसके कारण उनकी जो लीडरशिप थी विच वॉज वेरी वेरी वीक, और उतना इफेक्ट नहीं था उनका फ्रांस के ऊपर, जिसके कारण जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो और ज़्यादा बढ़ता रहा, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। सो दिस इज द आंसर। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल चुके हैं कि कितने स्टेट्स हैं, सो इट इज़ मेन आंसर, आप इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, which groups of French society benefited from the revolution, which groups were forced to relinquish power, which sections of society would have been disappointed with the outcome of the revolution। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन से वो जो ग्रुप है, मतलब वो कौन से संगठन है या कम्युनिटी है जिसको फायदा हो रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, पहले हमें ये लिखना है। दूसरा, और वो कौन से लोग हैं जिनको अपनी पावर यानी कि अपनी सत्ता छोड़ने में मजबूर किया जा रहा है, और वो कौन से लोग हैं जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिजल्ट से यानी कि आउटकम से दुखी है। सो लेट अस सी द आंसर नाउ। आंसर इज बेनिफिटेड ग्रुप देखेंगे पहले तो द थर्ड एस्टेट, क्या थर्ड एस्टेट पीपल वर हैप्पी, पहले इसका आंसर क्या है, बेनिफिटेड में आएंगे थर्ड स्टेट, फिर आप थर्ड स्टेट में क्या लिखेंगे, विद इन थर्ड स्टेट आप लिखेंगे पेजेंट्स, वर्कर्स एंड मिडिल क्लास पीपल वर बेनिफिटेड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आप लिखेंगे मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट, मतलब आप मेंशन कर देंगे कि ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वर जनरली बेनिफिटेड, क्योंकि अब उनको टैक्स नहीं भरना पड़ रहा था, उनकी इक्वल राइट्स के बारे में बात की जा रही थी। नेक्स्ट इज दे गेन फ्रीडम फ्रॉम फ्यूडल ड्यूज एंड गॉट इक्वल राइट्स। अब इसमें आपको ये भी लिख देना है कि क्यों उन लोगों को मतलब बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि उन लोगों को फ्यूडल ड्यूज यानी कि मेनोरियल ड्यूज, फ्यूडल ड्यूज अब ये नहीं भरने पड़ेंगे, ठीक है, और इक्वल राइट्स भी प्रोवाइड करी जाएंगी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, सब बेसिस पे, ठीक है। ग्रुप्स विच वर फोर्स्ड टू रिलिंक्विश पावर, मतलब कौन लोग थे जिनको अपनी पावर को छोड़ना पड़ा और इक्वालिटी बाकी लोगों को देनी पड़ी, तो वो थे नोबिलिटी, क्लर्जी एंड मोनार्की, मतलब फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड अलॉन्ग विद दैट रॉयल फैमिली, ये सब लोगों को क्या करना पड़ा, ये सब लोगों को अपनी पावर छोड़नी पड़ी। अब जानबूझ के या फोर्स करके बाय हुक और बाय क्रुक, बल्कि जो भी है छोड़नी तो पड़ी, ठीक है। दे लॉस्ट प्रिविलेजेस एंड पॉलिटिकल पावर्स, पहले इन लोगों के पास बहुत प्रिविलेजेस थे, जिससे इन लोगों को टैक्स नहीं भरना पड़ता था, फ्यूडल जो ये लोग वो ले लेते थे, लेबर ले लेते थे लोगों से, अब इन लोगों को ये सब कुछ नहीं मिला था, ना कि पॉलिटिकल पावर भी नहीं थी इन लोगों के हाथ में कंप्लीटली। अब हम देखेंगे डिसअपॉइंटेड सेक्शंस। अब डिसअपॉइंटेड कौन थे, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे विमेन, सबसे पहले विमेन, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी विमेन है उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है, उनके इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे। विमेन को फ्रांस में जो वोटिंग राइट है वो 1946 में मिला, बल्कि जो मेन है उनको वो बहुत ही पहले जब वॉर हो रही थी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, उस रेजिम मतलब 1774 से लेकर के जो 1804 तक फ्रेंच रेवोल्यूशन चला है, तब तक ही जो मेन है सारे मेन को इक्वल राइट्स प्रदान कर दिए गए थे, लेकिन विमेन को वो राइट मिलता है पूरे के पूरे कुछ 100-200 सालों बाद, दैट इज 1946 में। तो विमेन वर द पीपल हु वर नॉट benefited from this French Revolution जरा सा भी। एंड पुअर वर्कर्स मतलब जो थर्ड स्टेट में भी जो गरीब सेक्शन था उसको नहीं मिला था, क्योंकि उनकी इकोनॉमिकल इक्वालिटी के बारे में कोई बात नहीं करता था, बिकॉज दे वर फॉरबिडन फ्रॉम द असेंबली, मतलब जो असेंबली होती थी स्टेट जनरल की, वहां पे इन लोगों को जाना मना था। किसको, विमेन और पुअर वर्कर्स, तो इनकी बातों को कोई डिस्कस नहीं कर रहा था। बट लेटर ऑन समहाउ पुअर वर्कर्स गॉट देयर वॉइस, मतलब उनको चांस मिला गुलोटीन पीरियड में, मतलब जो रीन ऑफ टेरर था उस टाइम पे उनकी बात तो फिर भी सुनी गई, लेकिन जो विमेन है दे गॉट देयर पावर्स इन स्ट्रेट 1946। Next, describe the legacy of French Revolution for the people of the world during the 19th and the 20th century। मतलब legacy मतलब उसकी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो हमें बतानी है कि क्या क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन की वो चीज़ें थी जो लोगों को 19th और 20th सेंचुरी में आज भी इन्फ्लुएंस करती है। तो उसका आंसर है द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड, इट स्प्रेड्स आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इट इंस्पायर्ड पीपल इन अदर कंट्रीज टू फाइट अगेंस्ट मोनार्की एंड ऑपरेशन, इट एनकरेज द ग्रो ऑफ नेशनलिज्म, द democratic ideas spread across Europe and other parts of the world. Many colonies later fought for freedom inspired by revolutionary ideas। तो इसकी क्या क्या इम्पैक्ट है कि पूरे वर्ल्ड में किस बात का आइडिया, मतलब कौन सा जो आइडिया है वो फैला, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब लोगों की इक्वल राइट्स के बारे में उन्हें पता चला, उनकी आज़ादी के बारे में, उनके हक के बारे में सबको पता चलने लगा। लोग इंस्पायर हो गए किस चीज़ के लिए, मोनार्की और ऑपरेशन को
मतलब हटाने के लिए, इन दोनों चीज़ों को हटाने के लिए लोग इंस्पायर हो गए, लोग नेशनलिज्म की तरफ बढ़ने लग गए, इसके लिए और ज़्यादा रेवोल्यूशन और ज़्यादा क्रांति करने लग गए। यूरोप के बाकी जो देश थे वो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ को अपनाने लग गए, और मोर ओवर दैट फ्रीडम मिली किसको, कॉलोनीज़ को, मतलब जो ब्रिटेन के अंदर थी उस टाइम, कॉमन वो एनिमी है उसके अंदर से उन लोगों को आज़ादी मिलने लग गई। क्वेश्चन नंबर 5, would you agree with the view that message of universal right was beset with contradictions? Explain। मतलब अब हमें पूछ रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल राइट्स है वो एक कॉन्ट्रोडिक्टरी फैक्ट है, क्या है या नहीं, हमें वो लिखना। कॉन्ट्रोडिक्टरी मतलब बच्चों जिसको मतलब दो बातें हो, ठीक है। Yes, the message of universal right had contradictions because women were denied political rights and voting। पहली बात तो विमेन को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था, वोटिंग राइट्स भी नहीं दी थी, पॉलिटिकल राइट्स बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। दूसरी, स्लेवरी कंटिन्यूड इन फ्रांस कॉलोनीज फॉर सम टाइम। मतलब इस कौन कौन सी बुराइयां भी थी, अच्छाई के साथ हमें मेनली वो मेंशन करना था। पहले लिखना है कि विमेन के बारे में कि विमेन डिडंट गेट चांस टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ द फ्रांस, मतलब इंडिपेंडेंस फ्रांस। नंबर 2, स्लेवरी जो थी वो फिर भी कंटिन्यू होती रही फ्रांस की कॉलोनीज के टाइम से जो चलती आ रही थी। नेक्स्ट, पुअर पीपल स्टिल सफर्ड इकोनॉमिकली, मतलब पुअर को तो फिर भी सफ़र करना ही पड़ रहा था क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस, जॉब, सब कुछ बहुत ज़्यादा कम थी, मियागर थी, बहुत ज़्यादा कम थी। इक्वालिटी वॉज प्रॉमिस बट नॉट एवरी वन रिसीव्ड इक्वल ट्रीटमेंट इमीडिएटली, मतलब इक्वालिटी बोली तो गई कि प्रोवाइड करी जाएगी, तो क्या मिली सबको? नहीं, सबको नहीं प्रोवाइड हुई। 10, यूनिवर्सल राइट्स वर नॉट ट्रूली यूनिवर्सल इन प्रैक्टिस। मतलब ये जो यूनिवर्सल राइट्स बोले जा रहे थे कि यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर सभी लोगों को दिए जाएंगे, उनमें से कुछ सेक्शन ऑफ पीपल थे जैसे कि हो गए विमेन, स्लेव, पुअर पीपल, इन सबको इक्वालिटी नहीं दी जा रही थी। दैट वॉज अ कॉन्ट्रोडिक्टरी फैक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब आज कौन से डेमोक्रेटिक राइट्स है जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं बिना किसी रोक टोक के, जो कहाँ से आते हैं, जिनके कुछ हस्ताक्षर या फिर कुछ चिन्ह जो है हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले हैं, ठीक है। नंबर 1, राइट टू लिबर्टी। लिबर्टी की बात सबसे पहले फ्रांस में की गई थी। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू वोट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। सो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ फ्रांस एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में दिखाई दी थी, फ्रांस में हमने ये सब नोटिस किया है और ये सारे आइडियाज़ वहीं से निकल करके आए हैं जिसे आज हमने अपने डेमोक्रेसी में अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट आंसर है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है चिल्ड्रन, दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट पूछा जा सकता है आपके स्कूल्स में, तो आप ये भी लिख लीजिएगा। व्हाट वाज द थर्ड स्टेट। अब आपको थर्ड स्टेट को जो करना है डिफाइन करना है, तो थर्ड स्टेट को डिफाइन करते हैं। The third state included peasants, workers, artisans, businessmen and the middle class. They formed the majority of population that paid most of the taxes. तो थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट में नहीं है, जो कि कौन है, जो कि है peasants है, workers है, artisans है, lawyers है, small businessmen और middle class people है। ये वो लोग थे जो majority of population में थे, मतलब इनकी population कितनी थी, ऑलमोस्ट इनकी population जो थी वो 97% थी और peasants की जो population थी वो कितनी थी, 90%। आउट ऑफ दिस 97% 90% पेजेंट्स थे और ये लोग क्या करते थे, सबसे ज़्यादा टैक्सेस भरते थे, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन यही झेल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। टेनिस कोर्ट ओथ जब ली थी किन लोगों ने ली थी, मिडिल क्लास थर्ड स्टेट के लोगों ने ली थी, वो क्या थी, तो 20th of June 1789 representatives of the third state assembled in an indoor tennis court and swore not to separate until they have drafted a constitution for France. This became known as the tennis court oath। मतलब थर्ड स्टेट के लोग जब when they were not satisfied with the state general assembly, they left the assembly, went out to the tennis court on 20th of June 1789 and took an oath कि अब वो कभी भी अलग नहीं होने वाले हैं। कब तक, जब तक वो एक ड्राफ्ट नहीं तैयार कर लेते किसका, अपने देश के फ्री कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके ऊपर मोनार्की को भी कंट्रोल किया जा सके, तब तक वो सेपरेट नहीं होंगे। और ये कहाँ पे हुई थी, एक इंडोर वर्सिलिस के टेनिस कोर्ट में, इसलिए इसको टेनिस कोर्ट ओथ बोली जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा का पूरा। सो सब्सिस्टेंस क्राइसिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड ड्यू टू राइजिंग फूड प्राइसेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। मतलब सब्सिस्टेंस क्राइसिस वो टर्म है जब हमारा डे टू डे लाइफ यानी कि रोजमर्रा का जीवन खतरे में पड़ जाए,
एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन को खतरे में डाल दे। और वो सिचुएशन क्या है? खाने के प्राइस बढ़ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, खाने की कमी हो सकती है, किल्लत हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज बैस्टिल? बैस्टिल क्या है बच्चों? द बैस्टिल वाज अ fortress prison in France. It symbolized the despotic rule of the monarchy. It was stormed by the people on 14th of July 1789. ठीक है, मतलब बैस्टिल एक जेल थी। किसकी जेल थी? जो राजा जिन लोगों को जेल में डाला करते थे, ये उन लोगों की बहुत बड़ी जेल थी जिसका नाम था बैस्टिल। ठीक है, इसको तोड़ दिया गया था, स्टॉर्म बाय द पीपल। तोड़ दिया था कब? 1789 में और 14 जुलाई को। क्यों? क्योंकि एक डेस्पोटिक पावर, मतलब किंग की क्रूएलिटी को, किसको? किंग की क्रूएलिटी को सपोर्ट करता था। किसको? किंग की क्रूएलिटी को सपोर्ट करता था, इसलिए उसको तोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज रीन ऑफ टेरर? रीन ऑफ टेरर मतलब जब गुलोटीन वाली मशीन होती थी, जब रॉबर्स फेयर थे। ठीक है, तो आपको लिखना है द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज नोन एज रीन ऑफ टेरर। ड्यूरिंग दिस टाइम मैक्सिमिलियन रॉबर्स फेयर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। मैनी पीपल वर एग्जीक्यूटेड using the guillotine. ठीक है, so this is the end of the chapter children. I have explained the chapter in detail. I have provided the link in the comment section, sorry in the description, so you can check there. अगर आपको कोई और चैप्टर चाहिए या किसी भी चैप्टर का कोई कंटेंट चाहिए, you can just comment below. Thank you so much.